Hi friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge. Today's topic is Inventory as Money. ये हमारा जो ongoing inventory पूरा डिटेल्स में चैप्टर्स चल रहा है उसका चैप्टर 3 है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप पहले चैप्टर्स 2 इसके पढ़ लें, उसके बाद चैप्टर 3 पे आएँ तो आपको कंप्लीट डिटेल्स पता लग जाएंगी। मैं आपका इंस्ट्रक्टर अर्चित। चलिए कोर्स स्टार्ट करते हैं। एज टॉपिक यहाँ जो बताता है इन्वेंट्री एज मनी, इसमें ये स्टेट करता है कि मनी की तरह ही हम लोग को इन्वेंट्री को ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि जो इन्वेंट्री होती है वो इजी कन्वर्टेबल मनी होती है। इन्वेंट्री जाती है इनवॉइस के थ्रू और हमारे पास उसका मनी आता है उससे। तो ये करंट एसेट की तरह ही है, हमारे एसेट की तरह ही है, मनी की तरह ये तुरंत कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन ये सही इन्वेंट्री होनी चाहिए, राइट इन्वेंट्री एट राइट प्लेस। पहले ये कहा जाता था कि जो इन्वेंट्री है उसको हमें कम रखना चाहिए, ज़ीरो रखना चाहिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो गया। जैसा मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया कि इन्वेंट्री को कम रखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सर्विस लेवल मीट करना कस्टमर का इम्पॉर्टेंट है विद मिनिमम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये हमारा गोल होना चाहिए। तो जो की डाइवर्स होते हैं इन्वेंट्री के, चलिए उसमें चलते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, की टू सक्सेस क्या है। अगर हम कोई इन्वेंट्री मैनेज करनी है तो हमें फिल ऑर्डर्स करने हैं। फिल ऑर्डर्स कस्टमर के फिल रेट जो होता है वो कस्टमर के ऑर्डर्स हमारे पास कब आए और हमने उनको टाइमलाइन की, उनकी सीआरडी के हिसाब से, कस्टमर रिक्वायर्ड डेट के हिसाब से हमने अगर फिल कर दिया तो हमारा फिल रेट हमेशा अच्छा रहता है। सेटिस्फाई कस्टमर को करना चाहिए राइट प्रोडक्ट के साथ एट राइट टाइम, जिनके ऑर्डर फिल रेट सेटिस्फाई हो जाए। जिस और क्रिएट इनकम करनी चाहिए सही टाइम पे, जिसमें बिजनेस साइकिल में सही टाइम पे वो इनकम हमारी कैलकुलेट होती रहे विद लोएस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। ये सारी चीज़ें हमें करनी है विद लोएस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। जिसके लिए मैंने आपको क्रक्स पहले ही बता रखा है, मीट दी हाईएस्ट सर्विस लेवल और अपना जो स्टॉक आउट कंडीशंस हैं उसको ज़ीरो रखिए, जिससे आप कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर पाएँ और आपका सर्विस लेवल मेंटेन रहे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इन्वेंट्री टर्न को सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर करने का तरीका होता है इन्वेंट्री को इन्वेंट्री टर्न्स। इन्वेंट्री टर्न्स वो होते हैं जितनी बार हमने इन्वेंट्री सेल की, जितनी अगर हमने कोई एक पीरियड डिसाइड कर लिया, जैसे 1 साल का पीरियड, तो 1 साल में हमारी इन्वेंट्री टोटल टर्न कितनी हुई, हमारे पास हमने परचेज की और सेल की तो उसका टर्नओवर कैसा रहा। अगर वो 4 बार टर्न हुई है, 5 बार टर्न हुई है तो बहुत अच्छा है साल में। जितना टर्नओवर बढ़ता है उससे ये पता लगता है कि वो इन्वेंट्री जल्दी आ रही है और जल्दी कंज्यूम हो रही है कस्टमर पे। तो ये एक तरह से हेल्थ ऑफ इन्वेंट्री आपके पास जो स्टोरेज है उसमें बताता है, और ये बताता है कि आप राइट प्रोडक्ट स्टोर कर रहे हैं अपने पास जो रिक्वायर्ड है एज पर कस्टमर डिमांड, अगर वो जल्दी टर्न्स, उसकी टर्न्स बढ़ रही हैं। तो इन्वेंट्री टर्न्स करने का जो कैलकुलेशन होती है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होती है ये हमारे इनकम स्टेटमेंट में आ जाती है कंपनी के, आप इसको डायरेक्टली वहाँ से उठा सकते हैं। वैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो होती है जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक मटेरियल को बनाने में लगती है और लेबर कॉस्ट लगती है, उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताते हैं जो हमने सेल की हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक पर्टिकुलर पीरियड में आप इसको इनकम स्टेटमेंट से उठा सकते हैं। एवरेज इन्वेंट्री की बात करें तो एवरेज इन्वेंट्री होती है हमारी बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस दी एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। ये एवरेज इन्वेंट्री, बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री आप चाहें तो इसको बैलेंस शीट से उठा सकते हैं। ये हमारा लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है, इसमें आपकी इन्वेंट्री कितनी थी और इस ईयर आपकी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री कितनी है, इससे आप एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अगर कोई एनालिसिस करनी है तो ज़रूरत नहीं है कि आप इन सब के लिए बहुत देर तक वेट करें, आप कभी भी इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लिया आपको क्विक एस्टिमेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर करना है तो आप इन्वेंट्री टर्नओवर को सेल्स आपके और डिवाइडेड बाय एंडिंग इन्वेंट्री करेंगे तो आपको इन्वेंट्री टर्नओवर मिल जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना इन्वेंट्री टर्नओवर, जैसे मैंने आपको बताया, बढ़ेगा आपका, उतना आपकी हेल्थ ऑफ इन्वेंट्री भी बढ़ेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका इन्वेंट्री टर्नओवर इतना बढ़ जाए कि आप स्टॉक आउट कंडीशन में आ जाएं। तो दिस इज अ बैलेंस बिटवीन आपको इन्वेंट्री टर्न कितना मेंटेन करना है जिससे आप स्टॉक आउट ना हो, आपके बैक ऑर्डर ना लगे, आपका सर्विस लेवल मीट हो। तो एज अ सर्विस लेवल इन बिटवीन, एज अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन बिटवीन, आप ये सारी चीज़ें आप रिवॉल्व करती हैं आपस में कि आपको जस्ट इन टाइम मेंटेन करना है, जो भी उसके लिए टूल्स लगाने हैं, लेकिन आपका कस्टमर कहीं भी सफ़र नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये इन्वेंट्री के लिए अगर आप देखें तो कभी भी आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। आप इसको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी देख सकते हैं और चाहे तो अपनी तरफ से भी क्विक एस्टिमेट इन्वेंट्री टर्नओवर का कर सकते हैं। इसको कंपेयर कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव के साथ और आप ये समझ सकते हैं, आप ये जान जाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस टाइम अपनी होल्ड आपकी कॉस्ट को लेकर। और इन्वेंट्री टर्न के अलावा भी बहुत सारे अदर रेशियोज होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इन्वेंट्री टर्न और एक इन्वेंट्री डेज भी होता है। इन्वेंट्री डेज में बेसिकली वो होता है कि हम लोग कितने दिन तक इन्वेंट्री अपने पास स्टोर कर रहे हैं। मान लीजिए अगर मैं कोई ओईएम को अपना मटेरियल सप्लाई कर रहा हूँ, तो बहुत बार कंपनियों में ओईएम के साथ हम लोग इन्वेंट्री डेज डिसाइड कर लेते हैं एज अ टियर 1 सप्लायर कि सर हम आपकी 7 डेज की इन्वेंट्री रखेंगे, जिसके साथ हम लोग साइकिल टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि सर आपकी 7 डेज की इन्वेंट्री हमारे पास रहेगी और 7 डेज की इन्वेंट्री आपके पास रहेगी। जब आपकी एग्जॉस्ट होने वाली होगी तब मेरे पास ट्रिगर बन जाएगा और मैं 7 डेज की इन्वेंट्री आपको दे दूंगा। तो ये एक साइकिल चलती रहती है कंसीडरिंग द प्रोडक्शन प्लान ऑफ द कस्टमर। तो ये डिपेंड करता है कि इन्वेंट्री स्टोरिंग डेज, तो इन्वेंट्री स्टोरिंग डेज जितने आप कम कर सकते हो अपने सप्लायर्स के साथ, अगर आप उतना आपके लिए अच्छा है कि आप अपने यहाँ कम इन्वेंट्री रखवाओ और सप्लायर्स के यहाँ ज़्यादा रखवाओ। तो ये बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होती हैं इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये बेसिक होता है। इसके थ्रू ही बहुत सारी डिसीजन मेकिंग होती है, जो फर्दर कमिंग चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगा जब ये ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे मैंने अभी तक आपको इन्वेंट्री बता दिया, क्या है इन्वेंट्री के टाइप्स बता दिया, अब इन्वेंट्री और मनी की इंपॉर्टेंस बता दी है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इन्वेंट्री से कॉस्ट का इम्पैक्ट क्या आता है, उसके रेशियोज होते हैं बहुत सारे, उसको डिटेल्स में पढ़ लेते हैं चैप्टर 4 में। धीरे धीरे जब हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे तो हम लोग इस पूरे को जानते जाएंगे इन शॉर्ट वीडियोस के थ्रू, जिससे हम पूरी इन्वेंट्री को एनालाइज कर सकते हैं, अपने राइट टूल्स अप्लाई करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, जिससे मैं आपको ऐसे ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स देता रहूँ। थैंक यू।